नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 12 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे हिंदी के प्रमुख एकांकी नाटकों के ऊपर। आमतौर पर जब भी हम तैयारी करते हैं तो नाटक विधा को लेकर तो हम सतर्क होते हैं, लेकिन एकांकी विधा पर कभी कभी हमारा ध्यान कम जाता है या फिर इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में हम पहुंचते हैं तो प्रश्न पत्र हाथ में मिलते ही ऐसा लगता है कि एकांकी से या तो वन लाइनर या सुमेलित आधारित प्रश्न पूछे गए। तो हमारे दिमाग में आया कि आगामी परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं, क्यों नहीं एक बैठक में हिंदी की प्रमुख एकांकियां जो लिखी गई हैं उनका अध्ययन एक बैठक में कर लें। तो उम्मीद है कि आप सभी अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे और पीवाईक्यू के आधार पर यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इन तथ्यों में से कितने ऐसे तथ्य हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं एकांकियों के ऊपर। महेश चंद्र प्रसाद ने भारतेश्वर का संदेश नाम से सन 1918 में एकांकी लिखा। देवी प्रसाद गुप्त ने लिखा उपाधि और व्याधि 1921 ईस्वी में। रूप नारायण पांडे ने लिखा प्रायश्चित प्रहसन 1923 ईस्वी में। अमूल्य चरण नाग के बंगला नाटक का इसके ऊपर प्रभाव था, या फिर ये कहें कि इन्होंने अनुवाद किया था। अमूल्य चरण नाग ने प्रायश्चित नाम से एक नाटक लिखा था, उसी को रूप नारायण पांडे ने प्रायश्चित प्रहसन नाम से एकांकी में बदल दिया। बृजलाल शास्त्री ने लिखा वीरांगना 1923 ईस्वी में। इसी वीरांगना एकांकी संकलन में पद्मिनी, तीन छत्राणियां, पन्ना, तारा, कमल, पद्मा, कोड़म देवी, किरण देव जैसी एकांकियां संकलित हैं। हो सकता है कि आप एग्जाम में जाएं तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि वीरांगना एकांकी किसकी है। बृजलाल शास्त्री द्वारा लिखित है, लेकिन इस एकांकी के अंतर्गत आपने छोटी छोटी एकांकियों का संकलन भी देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि बृजलाल शास्त्री द्वारा लिखित एकांकी संकलन वीरांगना है, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा लबड़ धोधो 1926 ईस्वी में। हनुमान शर्मा ने लिखा भान विजय 1926 में। बेचन शर्मा उग्र, जिन्होंने की अन्य कई विधाओं में काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके एकांकी का नाम चार बेचारे सन 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद ने भी एकांकी लिखा एक घूंट सन 1930 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अभी तक जितनी भी एकांकियों के बारे में हमने बातचीत की, सभी कहीं न कहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य या फिर कला से प्रभावित रहीं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन या फिर प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि सन 1930 ईस्वी के बाद के दशक में आधुनिक तरीके की एकांकियां लिखी गई, जिनको कि हम पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटक के तौर पर जानते हैं। राम कुमार वर्मा की एकांकी रही बादल की मृत्यु, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ। भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी कारवां, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ। इसी कारवां में कई छोटी छोटी एकांकियां संकलित रहीं। श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह और लॉटरी। आपने अगर पीजीटी 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो सुमेलित में ये प्रश्न आया हुआ था, एक साम्यहीन साम्यवादी। ठीक है, तो ये किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का, जो कि कारवां नामक एकांकी में संकलित है। भुवनेश्वर प्रसाद के ऊपर जब हम पश्चिमी एकांकी या प्रभाव को की चर्चा कर रहे थे, तो बर्नार्ड शाह का प्रयोग या प्रभाव इन सभी के ऊपर दिखाई पड़ता है, खासतौर से भुवनेश्वर प्रसाद के ऊपर। और जब आप नाटक पढ़ते हैं तो भुवनेश्वर प्रसाद एब्सर्ड नाटक के लिए जाने जाते हैं, जिसको कि हिंदी में हम विसंगति आधारित नाटक कहते हैं।
ठीक, इसमें व्यंग का भी असर होता है और घटनाएं जो आप सोचते समझते हैं उसके एकदम विपरीत स्थिति में पहुंच जाती है। भुवनेश्वर प्रसाद हिंदी के पहले आधुनिक एकांकीकार हैं या फिर राम कुमार वर्मा पहले एकांकीकार हैं, इसको लेकर आलोचकों के बीच में विवाद भी है। लेकिन जब आप नगेंद्र संपादित पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें जोर दिया गया है कि राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु पहला एकांकी है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक सन 1935 में। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा मेरी बांसुरी 1936 में। भोर का तारा 1937 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकांकी है भोर का तारा, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। उदय शंकर भट्ट ने लिखा दुर्गा 1934 में। एक ही कब्र में सन 1936 ईस्वी में। उदय शंकर भट्ट का भी एकांकी लेखन में काफी योगदान रहा है और न सिर्फ एकांकी लेखन इन्होंने किया बल्कि संकलन या संग्रह भी निकाला। सेठ गोविंद दास ने लिखा स्पर्धा 1935 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा ने लिखा सबसे बड़ा आदमी 1936 में। उदय शंकर भट्ट ने जिस संकलन की हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने आधुनिक एकांकी नाटक नाम से 1938 में एक संकलन निकाला जिसमें तमाम एकांकियां संकलित रहीं। राजपूत की हार जिसको कि सुदर्शन ने लिखा, 10 मिनट राम कुमार वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, दीबू धर्म प्रकाश आनंद और 10,000 उदय शंकर भट्ट ने एकांकी संकलित की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी एकांकियों का हमने नाम लिया है किसी न किसी एग्जाम में ये एकांकियां आती रहती हैं। जैसे लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क, स्ट्राइक, 10,000, सबसे बड़ा आदमी, 10 मिनट, ये सभी एकांकियां परीक्षाओं में आती रही। मान लीजिए बदलते परिवेश या फिर एक्सपर्ट के मन की उपज अगर हो तो पूछा जा सकता है राजपूत की हार एकांकी के लेखक कौन है। तो ये सभी एकांकियां आधुनिक एकांकी नाटक में संकलित हैं जिसका संपादन उदय शंकर भट्ट ने किया है। इसी पैटर्न पर उपेंद्रनाथ अश्क ने 6 एकांकी शीर्षक से 2 एकांकी संकलन प्रकाशित किए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 एकांकी शीर्षक से किसने संपादन किया? उपेंद्रनाथ अश्क ने। आधुनिक एकांकी नाटक उदय शंकर भट्ट ने। 6 एकांकी में कौन कौन सी एकांकियां हैं? लक्ष्मी का स्वागत, उस पार, स्ट्राइक, टकराहट, कामरेड और राम राजो इत्यादि एकांकियां हैं। जब आप नगेंद्र की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें केवल 5 एकांकियों का ही जिक्र है। और मेरे दिमाग में आया कि चूंकि विद्यार्थी ऑथेंटिक किताबों के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो हमने 6 एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की पुस्तक को देखा जिसकी भूमिका प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें 6 एकांकियों की बात की गई। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अश्क, उस पार कमलकांत वर्मा, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद, टकराहट जैनेन्द्र कुमार, कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी और राम राजो हरदयाल सिंह मनमौजी ने लिखा हुआ है। तो ये सभी तथ्य कैसे ध्यान में रखना है? जब वन लाइनर में आए या फिर सुमेलित वाला में आए तो तुरंत आप यहाँ पर कर लेंगे कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? उस पार, स्ट्राइक, टकराहट, कामरेड या राम राजो। उम्मीद है कि जितने विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको ये एकांकियां याद भी हो गई होंगी। राधा कृष्ण मिश्र ने लिखा किरानी का स्वप्न 1931 में। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा मिट्टी का शेर 1934 में। केदारनाथ मिश्र इंदु ने लिखा तरुण भारत 1934 में। कुंवर बहादुर ने लिखा प्रजातंत्र की एक झलक 1935 ईस्वी में। महमूद अली कमलेश ने लिखा सूर्योदय अर्थात अछूतो द्वार 1935 में। सत्येंद्र ने लिखा कुणाल 1937 में। व्यथित हृदय ने लिखा पुण्यफल 1937 में। प्राणदान 1938 में। आपने अगर यूपी पीजीटी
2022 के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो व्यथित हृदय किसी न किसी ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे या फिर सुमेलित प्रधान वाले प्रश्नों में आया हुआ था। पूर्ण फल एकांकी किसकी है या फिर प्राणदान एकांकी किसकी है? तो इनका नाम है व्यथित हृदय। थोड़ा सा यूनिक नाम है, कई बार परीक्षाओं में यूनिक चीजें पूछी जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पूर्ण फल 1937, प्राणदान 1938 में व्यथित हृदय ने 2 एकांकियां लिखी। इंद्र बसावड़ा ने लिखा बड़े म्यां 1938 ईस्वी में। एकांकी नाटक आगे भी लिखी गई। 1981 से लेकर 2005 के बीच में जो एकांकी नाटक लिखे गए, उसमें एक अंतर दिखाई पड़ा कि अब एकांकी केवल पुस्तकों में नहीं, पुस्तक रूप में नहीं, बल्कि उसको रेडियो से जोड़ दिया गया। और आप आगे देखेंगे एक व्यक्ति का नाम है चिरंजीत। कई बार सवाल पूछा जाता है कि चिरंजीत का संबंध किस प्रकार के नाटक लेखन से? तो उनका संबंध है रेडियो नाटक से। ऐसा माना जाता है कि एकांकीकारों को रेडियो ने प्रश्रय दिया और छोटे छोटे रेडियो नाटक लिखे जाने लगे। रेडियो नाटक मंचीय नाटकों से अनेक अर्थों में भिन्न है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक का संबंध रंगमंच से है, फिर एकांकी को जोड़ दिया गया रेडियो से। आपने अगर विविध भारती इत्यादि आपने सुना होगा तो हवा महल करके एक प्रोग्राम आता था, मुझे याद आ रहा है कि 8 बजे के आसपास में आता था वो प्रोग्राम। या फिर जो क्षेत्रीय आकाशवाणी केंद्र होते हैं वहां से भी रेडियो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, चाहे वो आकाशवाणी वाराणसी हो या फिर पटना हो या गोरखपुर हो या दिल्ली हो। तो एकांकीकारों को रेडियो ने प्रश्रय दिया, यानी कि एकांकियों का संबंध रेडियो सूचना प्रसार से हो गया और धीरे धीरे इसका प्रसार भी होने लगा। और बताया गया कि रेडियो नाटक मंचीय नाटकों से अलग है। कैसे अलग है? रेडियो नाटककार के पास और उसे रेडियो पर प्रस्तुत करने वालों के पास ध्वनि और शब्द ही वे साधन हैं जिनसे वे श्रोताओं तक संप्रेषित करते हैं। इस प्रकार रेडियो नाटक दृश्य काव्य न रहकर श्रव्य काव्य बन गया। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है जो कि हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर जब हम नाटक की बात करते हैं तो इसको हम दृश्य और श्रव्य काव्य दोनों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, जिसको कि एक दूसरा नाम रूपक भी दिया जाता है। लेकिन रेडियो नाटक में बताया गया कि रेडियो नाटक के मुख्य रूप से 2 साधन हैं, ध्वनि और शब्द। आपने अगर हवा महल या फिर आकाशवाणी केंद्रों से रेडियो नाटकों को सुना होगा, जिसको कि कई बार एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, झलकी, ठीक है, अलग अलग, कोई किसी का समय ज्यादा होता था, किसी का समय कम होता था। तो झलकी रेडियो नाटक, मान लीजिए गरजने का, अगर गरजने की ध्वनि निकालना है तो उसी हिसाब से ध्वनि का प्रयोग किया जाता था या फिर शब्दों का प्रयोग किया जाता था ताकि श्रोताओं को पता चल जाए। अब मुझे याद है कि कई बार दरवाजे खोलने की भी ध्वनि निकलती थी, जैसे दरवाजा खुल रहा है तो जो चरचराहट की आवाज आती है, उसको भी रेडियो नाटक में कैच करने की कोशिश की जाती रही। तो आकाशवाणी वाले विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से इस बात को समझेंगे, बाकी आप लोग महसूस कर रहे होंगे। तो रेडियो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है और उसमें भी ध्वनि और शब्द दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मान लीजिए एग्जाम में आप खूब तैयारी करके जा रहे हैं, कई किताबों को आपने अपने अंदर समावेशित कर लिया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि रेडियो नाटक किस टाइप का नाटक है। अब आप ध्यान दे देंगे कि ये श्रव्य काव्य है। ऑप्शन में आ सकता है कि दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य श्रव्य दोनों, या फिर नाटक, कुछ भी आ सकता है। तो आपको बतलाना है कि ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत है। रेडियो नाटकों में कई लोगों का योगदान रहा। चिरंजीत के बारे में हमने बतलाया। उनके अलावा विष्णु प्रभाकर ने लिखा मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा 1986 में। समकालीन लघु नाटक संपादित किया 1986 में ही विष्णु प्रभाकर ने। कमलेश्वर ने लिखा लहर लौट गई 1985 में। राधाकृष्ण सहाय ने लिखा हे मातृभूमि 1988 में। वीरेंद्र मिश्र ने लिखा आवाज आ रही है 1984 में। आमतौर पर जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर कोई भी क्लास लेता है
इस शब्द का प्रयोग जरूर करता है कि आवाज आ रही है। तो कहीं न कहीं जब नाटकों का संबंध, खासतौर से एकांकियों का संबंध रेडियो से हुआ, तो एक एकांकी लिखा वीरेंद्र मिश्र ने, आवाज आ रही है, 1984 में लिखा। चिरंजीत ने लिखा सात युवा मंच नाटक, 1986 में। भारत भूषण अग्रवाल ने पलायन, 1982 में। युग युग या 5 मिनट नाम से लिखा, 1983 में। सिद्धनाथ कुमार ने लिखा रोशनी शेष है, 1998 में। गिरीश बख्शी ने लिखा खिड़की बंद कर दो, 1986 में। शंकर पुणतांबेकर ने लिखा भूख हड़ताल, 1986 में। तेजपाल चौधरी ने लिखा वेटिंग रूम, 1985 ईस्वी में। आनंदम ने लिखा आखिरी पन्ने, 1981 में। अमरनाथ चौधरी ने लिखा अब्ज इंद्रधनुष, 1984 में। वसंत कुमार परिहार ने लिखा इंडिया गेट का मुकदमा, 2001 ईस्वी में। रेडियो नाटकों के अलावा आप देखेंगे कि नुक्कड़ नाटकों का भी काफी प्रचलन रहा है। खासतौर से नगेंद्र की पुस्तक में उसको एक विचारधारा से जोड़कर दिखलाया गया कि वामपंथी विचारधारा के लेखक या जो कलाकार होते थे वो नुक्कड़ नाटकों को काफी महत्व दिया करते थे, और कई ऐसे नुक्कड़ नाटक रहे जो कि पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। यदि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे, खासतौर से डीयू, जेएनयू या फिर इलाहाबाद में, जहां भी इस तरीके का वातावरण होगा कि नुक्कड़ नाटक इत्यादि प्रस्तुत किए जा रहे हों, कई बार हमने इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी देखा है कि विद्यार्थी खुद करते हैं। नुक्कड़ नाटकों का जो अभिनय होता है किसी गली चौराहे जहां पर भीड़ भाड़ लगती हो, और लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से इसको प्ले किया जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि पुस्तक मेले में भी कई जगहों पर हमने देखा कि नुक्कड़ नाटक अभिनीत किए जाते हैं, लोग प्रस्तुत करते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जब हम जेएनयू के विद्यार्थी हुआ करते थे तो अरविंद गौड़ करके एक रंग निर्देशक थे, जिन्होंने कि कई बार कैंपस में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी वर्सेज अंबेडकर नाम का नाटक भी प्ले किया था। अब स्थितियां वैसी हैं कि नहीं है, लेकिन पहले जेएनयू जैसे कैंपस में नाटक का मंचन हुआ करता था। तो नुक्कड़ नाटकों का भी काफी रोल रहा है। विभू कुमार की तालों में बंद प्रजातंत्र मूलतः नुक्कड़ नाटक ही, यानी कि जब भी नुक्कड़ नाटकों की बात की जाएगी तो तालों में बंद प्रजातंत्र नाम से नुक्कड़ नाटक लिखा विभू कुमार ने। तो हो सकता है कि वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ जाए। कहानी के रंगमंच, यानी कि कहानी को तो हम सभी इसका पाठ करते हैं, लेकिन कहानी के संक्षिप्त अंशों को रंगमंचीय रूप देने का प्रयास कई साहित्यकारों ने किया हुआ है, जिसमें देवेंद्र राज अंकुर का नाम लिया जा सकता है। लखनऊ से दिल्ली आने पर उन्होंने कहानियों का नाट्य रूपांतर किया, और कई ऐसी कहानियां रही जिनको कि हम कहानी के रूप में तो नहीं जान पाए, लेकिन जब उनका नाट्य रूपांतर हुआ तो ज्यादा वो प्रसिद्धि हासिल की। इसी तरीके से चित्रा मुद्गल ने प्रेमचंद की अनेक कहानियों के नाट्य रूपांतर किए, जो 2005 में 3 खंडों में प्रकाशित हुए। सदगति तथा अन्य नाटक, बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक, पंच परमेश्वर तथा अन्य नाटक। यानी सदगति कहानी आप सभी जानते ही हैं, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, इन 3 कहानियों के शीर्षकों के आधार पर इनका एक तरीके से नाट्य रूपांतर किया गया है। सदगति, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि चित्रा मुद्गल ने प्रेमचंद की किन किन कहानियों का नाट्य रूपांतर किया हुआ है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सदगति है, बूढ़ी काकी है और पंच परमेश्वर है। ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद कहानी और उपन्यास लिखने में तो सफल हुए, लेकिन उन्होंने नाटक लिखने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो आप सभी के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमने प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ा, उपन्यासों को पढ़ा, लेकिन कौन कौन से नाटक लिखने का प्रयास प्रेमचंद ने किया था, लिखने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो ये जरूरी नहीं है। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास के अलावा निबंध भी लिखा,
आलोचना भी उन्होंने लिखी, पत्रों में भी कई वैचारिक अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया, नाटक भी लिखने का प्रयास किया। हमने आप सभी के लिए होमवर्क तैयार कर दिया है कि प्रेमचंद के नाटकों को आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से उनके नाटक। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं गोदान, रंगभूमि और गबन, इनके भी नाट्य रूपांतर सफल सिद्ध हुए। आमतौर पर हम कई बार उपन्यासों को पढ़ने से कतराते हैं कि कौन पढ़े उपन्यास, तो हम इनके नाट्य रूपांतरण को देख लेते हैं और विषय वस्तु, कथा वस्तु हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा यूजीसी नेट में एक नाटक लगा हुआ है महाभोज। यह नाटक भी है और उपन्यास भी है, तो एक तरीके से नाट्य रूपांतरण ही किया गया है। 1936 में दिल्ली में और 1938 में लखनऊ में आकाशवाणी के अस्तित्व में आने के बाद उर्दू लेखकों और फिर 1940 के आसपास हिंदी के लेखकों ने रेडियो पर एकांकियों के प्रसारण का उनको अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि हंस जो पत्रिका थी जिसके संपादक कवि प्रेमचंद हुआ करते थे, लेकिन उनके निधन के बाद आप देख रहे हैं कि हंस पत्रिका ने एकांकी नाटक विशेषांक निकाला मई 1938 ईस्वी में। इसी तरीके से आप जब पीजीटी का एग्जाम देने गए थे 2022 में, उसमें रेखा चित्र के विशेषांक को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि किस पत्रिका में उसका विशेषांक आया हुआ था। पीजीटी नहीं बल्कि यूपी जीडीसी के एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आया हुआ था। उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हंस पत्रिका ने एकांकी नाटक विशेषांक 1938 में प्रकाशित किया, लेकिन इस प्रकाशन के बाद अच्छा खासा विवाद भी खड़ा हो गया और 1940 में इस विवाद को वीड़ा में पुनः उठाया गया। वीड़ा नाम की पत्रिका जिसमें कि पुनः उठाया गया। इससे पता चलता है कि जब तक हिंदी एकांकी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष ही करती रही, मतलब लिखा जाना तो 1918 के आसपास में शुरू हो गया और पश्चिम के दृष्टिकोण से 1930 से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी जो कोई खास एकांकी का रूप आना चाहिए वो नहीं बन पाया। भुवनेश्वर के कुछ ही एकांकी प्रकाशित हुए, जैसे तांबे के कीड़े, आजादी की नींद और सिकंदर। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि सवाल पूछा जा सकता है कि भुवनेश्वर प्रसाद की कौन कौन सी एकांकियां, खासतौर से तांबे के कीड़े कई बार एग्जाम में आ चुका है। भुवनेश्वर के बाद रामकुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी संग्रह हैं, जैसे रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल 1940 के बाद के प्रकाशन है। तो खास तौर से आपको ध्यान में रखना है कि रामकुमार वर्मा का एकांकी में योगदान रहा है और कई बार हमने देखा है अल्टरनेट करके हर एग्जाम में कुछ न कुछ रामकुमार वर्मा की एकांकियों से सवाल पूछे जाते रहे। अब इसमें कुछ है एकांकी, जैसे एक्ट्रेस की प्रभात कुमारी, परीक्षा की अल्पवयस्का पत्नी, 18 जुलाई की शाम की शिक्षिता उषा, रेशमी टाई की ललिता आदि जितने भी स्त्री पात्र हैं पति के सम्मान तथा कथित भारतीय आदर्श की रक्षा करती दिखाई पड़ती। आमतौर पर ये वो दौर है जब जैनेन्द्र इत्यादि कहानियां लिख रहे थे और अपनी कहानियों उपन्यासों के माध्यम से स्त्री के मन में चलने वाली गुत्थियों को भी सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। जैनेन्द्र की कई कहानियों को आप पढ़ेंगे जिसमें पत्नी जो है पति के सम्मान और भारतीय आदर्श की रक्षा करती हुई दिखलाई देती है। एक कहानी आपने पढ़ा होगा जिसका पात्र है कालीचरण, जो कि स्वाधीनता आंदोलन हमें सक्रिय रूप से सक्रिय है और वो भारत माता को आजाद कराने की बात बार बार कहता है, लेकिन इसकी जो पत्नी है वो सोचती है कि कौन सी भारत माता जिसको कालीचरण आजाद कराने की बात कर रहे हैं। एक महिला जो घर में कैद है उसको तो आजाद करा ही नहीं पाए और भारत माता, तो कहीं न कहीं उसके मन में गुत्थियां चल रही हैं, लेकिन ख्याल क्या है, पति के सम्मान और भारतीय आदर्श की रक्षा करना। उदय शंकर भट्ट ने 1938 के लगभग एकांकी लेखन आरंभ किया था, लेकिन उनका प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी
1940 में प्रकाशित हुआ। यानी 1940 का वो जो दौर है एक तरीके से एकांकियों में काफी उच्च स्तर का है, जिसको हम बोले कि अपने ऊंचाई पर रहा है। उदय शंकर भट्ट ने लिखा स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन। इसके अलावा भी लिखा उन्होंने कई ऐसी एकांकियां रही जिसमें कि मध्य वर्ग का जो दिखावापन रहा, जो उसका नकली चेहरा रहा, उसका भी यहाँ पर पर्दाफाश किया गया, जिसमें नेता, 19 और 35, वर निर्वाचन आदि एकांकियां मध्य वर्ग की के दिखावटीपन को दिखाती हैं या फिर विषय वस्तु उनको बनाया गया है। उपेंद्र नाथ अश्क का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है एकांकी लेखन में। देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी। अंधी गली, यानी कि ये वो दौर है जब लोग अंधा युग, अंधा कुआं, अंधी गली जैसी रचनाएं कर रहे थे। साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि का संकलन उपेंद्र नाथ अश्क ने किया। और पहले ही हमने इनकी एकांकियों का जिक्र किया, जिसमें लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली इनकी प्रसिद्ध एकांकियां रही। अश्क ने और भी लिखा, जैसे जोंक, आपस का समझौता, विवाह के दिन। ये प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं, लेकिन जो व्यंग की क्षमता होनी चाहिए उसका इसमें अभाव है। जैसे कि आपने अंधेर नगरी को पढ़ा होगा, उसमें व्यंग पूरा एकदम केंद्र में है, लेकिन अश्क ने समस्याओं को तो उठाया है, लेकिन उसमें व्यंग की क्षमता का अभाव दिखाई देता है। सेठ गोविंद दास ने लिखा सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद। सेठ गोविंद दास के एकांकी संग्रह हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा कई एकांकी संकलन लिखे, जिसमें सभी के अंत में मंदिर शब्द लगा हुआ है, आपको याद करने में भी आसानी होगी। इन्होंने लिखा मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर। हरिकृष्ण प्रेमी के ये सभी एकांकी। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा भोर का तारा, जिसके बारे में हमने चर्चा की, ओ मेरे सपने। इसमें इन्होंने नवीन जीवन की नवीन समस्याओं को लाने का प्रयास किया है, जगदीश चंद्र माथुर ने। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी एकांकी लिखा, हालांकि इनको हम सभी समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए जानते हैं। इन्होंने लिखा अशोक वन 1950 ईस्वी में। गोविंद बल्लभ पंत विष कन्या लिखते हैं 1959 ईस्वी में। विष्णु प्रभाकर ने लिखा प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर तथा ये रेखाएं ये दायरे। विष्णु प्रभाकर की एकांकियां। धर्मवीर भारती ने भी लिखा नदी प्यासी थी, मोहन राकेश का अंडे के छिलके, गिरजा कुमार माथुर का उम्र कैद। कई बार यही सभी तथ्य सुमेलित वाले प्रश्न में आ जाते हैं, तो आपको हर एंगल से यहाँ पर ध्यान रखना है, वन लाइनर चाहे सुमेलित। चिरंजीत सिद्धनाथ कुमार आदि ने एकांकियों और रेडियो एकांकियों की रचना की है। इसके बारे में हमने शुरू में ही आप सभी को बतलाया कि चिरंजीत का संबंध किससे है, रेडियो एकांकियों से। मुझे ये तथ्य इसलिए याद है कि हमने भी यूपीजीडीसी का एग्जाम जब अपने समय में दिया था, तो एक प्रश्न वहां पर आया हुआ था। अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो जरूर सवाल आया होगा कि रेडियो एकांकी से किसका संबंध है, वो चिरंजीत का। लक्ष्मी नारायण लाल ने अभी कई एकांकियां लिखी, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। तो लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि सभी ने एकांकियां लिखने का प्रयास किया, और आपने देखा कि कैसे कैसे एकांकी का विकास हुआ। एकांकी केवल एकांकी नहीं रही, बल्कि इसका संबंध रेडियो नाटक के रूप में भी जुड़ गया, और ये ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचने लगा। जैसे हवा महल का हमने जिक्र किया, और जो भी क्षेत्रीय आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपने एक बैठक में हिंदी के प्रमुख एकांकी लेखन को समझ लिया होगा
कि कौन कौन सी एकांकियां लिखी गई, इनको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना है। और फिर कई महत्वपूर्ण रचनाओं का नाट्य रूपांतर भी किया गया, जो कि कई बार गाए बगाए एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चूंकि हम सभी जब भी तैयारी करते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं करते हैं कि फला तथ्य फला एग्जाम में आएगा। कोई भी तथ्य कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एक बार आप जोर देकर या फिर समझ कर पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि वो चीज आपके दिमाग में बैठी रहेगी और एग्जाम में जैसे ही आप प्रश्न के रूप में देखेंगे तुरंत आप प्रसन्नचित होकर उसको इंडिकेट करेंगे या फिर सही करेंगे। जैसे मैंने जो चिरंजीत का उदाहरण दिया, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि रेडियो नाटक में किसका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, चाहे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से चाहे इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, दोनों ही हिसाब से महत्वपूर्ण रहा है। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि जो कुछ हमने एकांकी पर आप सभी को बतलाया कितना समझ में आया, और जो होमवर्क पूछा हुआ था उसको लेकर भी आप जरूर उत्तर देंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।